हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हर्षवर्धन सपकाल जी, हमारे बीच में उपस्थित विधान मंडल के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय पाटिल जी, सचिन भाई जो मेरे साथ तेलंगाना में साथ में सहभाग करते हैं, कांग्रेस का काम करते हैं, सापरा जी और मैं लंबे समय से साथ ही रहे हैं। हम दोनों अपने अपने प्रदेश में एक ही समय में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। आदरणीय तुषार गांधी जी, जिनके नेतृत्व में हम सब ने दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक 2005 में की थी। और हमारे बीच उपस्थित तीस्ता जी, उनका महाजन जी, जय दीवान जी, चित्रा रानी जी, भारती शर्मा जो हमारी साथी हैं, और हम पिछले 7 दिन साथ में ही रहे क्योंकि हम सब महिलाओं के काम में क्रांति संगम के तौर पे महिलाओं का कार्यक्रम करते हैं, उसमें घट प्रभा में हम सबको साथ रहने का मौका मिला। बहुत सारे संगम के साथीगण, बहुत सारे यहाँ उपस्थित कांग्रेस के साथीगण और सभी विभिन्न आंदोलनों से जुड़े साथीगण, संजय भाई भी यहाँ मौजूद हैं और भी अन्य सब साथीगण हैं, प्रोफेशनल कांग्रेस के युवा और NSUI के साथी यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे विभिन्न जन आंदोलन के साथीगण यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ आए और अपनी बात रखने का मुझे एक मौका मिला। तुषार जी ने एक बात की कि एक कार्यकर्ता को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, और मैं समझती हूँ कि उससे भी बढ़कर एक ऐसा मौका महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस को मिला है और विभिन्न तरह के जन आंदोलनों को भी मिला है कि वो अपना स्पेस रिक्लेम करें। तिलक भवन उनका है और आप सबकी आवाजों से ही ये तिलक भवन बना है। ऐसा बहुत सालों के बाद सुखद संजोग हुआ है कि आप सब यहाँ आकर अपना स्पेस रिक्लेम कर सकें। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी विचार किन्हीं भवनों में कैद होकर चल सकता, वहां से उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन कोई भी विचार एक भवन या एक सभागार तक सीमित नहीं होता। और अगर विभिन्न परस्पर मतभिन्नता के आवाज भी उस भवन के भीतर आते हैं, तब जाकर वो विचार की जो एक भूमि है वो वापस प्रस्फुटित होती है और फिर से वो उसकी जड़ें फैलने की शुरुआत होती है। तो हम सब यहाँ आए, हम सब एक दूसरे की घनघोर आलोचना कर सके, समालोचनाएं कर सके और फिर अपना रास्ता तय कर सके। इसके लिए एक कहते ना कि सबसे इस वक्त अगर कहें कि सबसे उसके लिए उर्वर भूमि हो सकती है तो वो हर्षवर्धन जी के अध्यक्षता के तौर पर ये भूमि हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझसे आजकल कहते हैं कि जो कांग्रेस में 2 तरह की व्यवस्था है, एक कांग्रेस के भीतर की ब्यूरोक्रेसी है और एक है वो जो अपने भीतर कांग्रेस का विचार लेके देश भर में काम करते हैं। तो पिछले दिनों में जब से वो अध्यक्ष हो गए हैं, तो जो कांग्रेस के भीतर का प्रशासकीय ढांचा है उसकी मौजूदगी तिलक भवन में कम हुई है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। ये कहते हुए मुझे ये भी जोड़ना है कि हमारे सामने अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं। इसके पहले की इस तरह की परिस्थितियां नहीं रही। राहुल जी ने इंडिया अलायंस मीटिंग में जो कहा वो सही बात है। उन्होंने तमाम एलाइड दलों के लिए ये कहा कि आप और हम परस्पर ये याद रखें कि किस तरह के विचार वातावरण में बहुत सारे दलों को पनपने का और आवाज को रखने का मौका मिला। उनमें बहुत सारे वो दल थे जिन्होंने शायद उस वक्त के सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनौती दी होगी,
लेकिन एक संविधान के व्यापक माहौल में इन दलों को अपने आप को सर्जित करने का, अपने आप को बढ़ाने का अवसर मिला। और आज इसके ठीक उलट इस तरह के तमाम आवाज को दबाने या खामोश करने की कोशिश है। तो हमारे सामने एक अभूतपूर्व परिस्थिति है और इन्हीं अभूतपूर्व परिस्थितियों में हमको लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचानी है, जिसका प्रयास ऑफ कोर्स इस देश के किसानों ने आगे बढ़कर 1 साल तक राजधानी दिल्ली में संघर्ष करते हुए किया। सीएए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में जो हुआ वो अपने आप में हम सबको बहुत प्रेरित करता है, हमारे रोंगटे खड़े करता है। और भारत जोड़ो यात्रा ने जो करके दिखाया, मुझे लगता है कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही रेजिस्टेंस को समझा होगा। और रेजिस्टेंस का मतलब या उसके मायने केवल सड़क पर हम निकलते हैं वो तो रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन जो ये भारत की भावभूमि में प्रेम है, जो नैसर्गिक तौर पर निकल कर आता है, सबसे बड़े प्रतिरोध का अगर कोई तरीका है तो वो प्रेम है। और वो प्रेम हमें बहुत सारे लोगों से सीखने समझने को मिलता है। बहुत सारे लोगों में हम उसका एहसास देखते हैं और जब हम देखते हैं कि वो आके खड़े होते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रतिरोध का तरीका है। मैं जो राज्यसभा की पूरी पृष्ठभूमि रही उसके बारे में बोलूंगी, बहुत कम बोलूंगी, क्योंकि वो उस पर काफी सब लोगों की बातचीत हो चुकी है। राज्यसभा में एक व्यक्ति के नामांकित होने न होने का ये प्रश्न नहीं है। मेरे से व्यक्तिगत पूछा जाए तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी मान्यता रही वो ये भी रही कि मुझे राज्यसभा में काम नहीं करना है। सबसे ज्यादा अगर कहीं काम की आवश्यकता दिखती है और जहां पर मैं काम करना चाहती हूँ और अपने लिए मौजूदगी तय करना चाहती हूँ, वो इस देश की जनसभा है, जिसमें पिछले कई सालों से हम लोगों ने अलग अलग तरह से कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन ये जो पूरी भूमिका हुई राज्यसभा में, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट पर चोरी कैसे की जाए ये एक प्लान तरीके से हुई। और ये मेरे कैंडिडेचर के अनाउंस होने के बहुत पहले से हो गए। पहले तो उन्होंने कोशिश करके हमारे 3 जो एक अतिरिक्त हमारे पास एमएलए थे उनमें से एक को उन्होंने अपने दल में शामिल किया। मतलब उन्होंने आधिकारिक तौर पर दल में शामिल वो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये तय हो गया कि वो उस दल में जाएंगी। और 2 लोगों का निर्वाचन कैंसिल हो गया, वहीं से शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद उनके पास जो संख्या चाहिए थी उससे ठीक 10 कम थी, उसके बावजूद भी उन्होंने तीसरा नामांकन भरा। ठीक है, नामांकन मेरा रद्द हुआ, लेकिन वो तो बात की बात थी। मान लीजिए कि वो नामांकन रद्द नहीं होता तो वो अपने इस तीसरे प्रत्याशी को किन माध्यमों का इस्तेमाल करके चुनवा कर लाना चाहते थे, वो तो बहुत स्पष्ट है। फिर जिस दिन नामांकन हुआ और अगले दिन जब स्क्रूटिनी हुई, केवल हमारे राज्य में स्क्रूटिनी की प्रक्रिया नहीं हो रही थी, झारखंड में भी स्क्रूटिनी की प्रक्रिया हो रही थी। झारखंड के प्रत्याशी को, जो कि एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेट घराने के सामंत हैं, उनको 24 घंटे का वक्त मिलता है। और हम क्योंकि संवैधानिक तौर पर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमको तो वो 2-3 घंटे भी देना उन्होंने तब तय किया जब बाहर बहुत विरोध हुआ कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो चल रहा था उसकी सुखबुकाहट बाहर होने लगी थी। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने कुछ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का थ्रेटनिंग प्रेजेंस होता है और हमें हमारी बात सुनने के बावजूद भी जब उन्होंने निर्णय लिया तो हमारे पक्ष से जो मत रखे गए उस तक का उल्लेख नहीं हुआ। जजमेंट जब होता है तो दोनों पक्षों की बात रखी जाती है, फिर कहा जाता है जज के द्वारा कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, पर हम इसको मानते हैं।
मगर यहाँ हमने जो कहा उसका कहीं उल्लेख भी डिसीजन में नहीं हुआ। फिर ईसीआई के पास जब हम गए तो उनके पास 3 बजे तक पूरा समय था कि वो सेट असाइड करें, लेकिन उन्होंने बहुत कन्वीनियंट चुप्पी ली, जिसकी वजह से फिर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये उसकी पूरी प्रक्रिया है और उसमें डिसीजन करते समय वो ये लिखते हैं कि क्योंकि अदालत के द्वारा संज्ञान लिया हुआ मामला था जिसको कि प्रत्याशी ने नामांकन भरते समय उसमें उसका उल्लेख नहीं किया, इसलिए हम उनके नामांकन को खारिज करते हैं। लेकिन अगले ही दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, उसी दिन हैदराबाद के नामापल्ली अदालत में दूसरा मामला जिसकी वो बात कर रहे थे, उसकी सुनवाई हुई, जो कि एक लीगल नोटिस था। तो कोर्ट ने ये कहा कि हमारा तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि आपके मामले का हम संज्ञान भी लें, तो वो संज्ञान वाली बात वहीं पर समाप्त हो गई। खैर, ये उस पूरे मामले का टेक्निकल पहलू है। मगर पूरे 10 दिन में जो राजनीति हुई उससे कुछ बातें सामने आई। राहुल जी ने हरियाणा और बेंगलुरु में हुए वोट चोरी को सबके सामने सार्वजनिक किया। उसके बाद जब मेरा मामला हुआ तो लोगों ने कहा अच्छा, वोट चोरी से बढ़कर बात सीट चोरी पर आई। उसके बाद लगातार एक के बाद एक पार्टियों को हड़पने की तैयारी हुई। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जाके अलग अलग जगह एफआईआर कराना चाहिए कि कुछ दल चोरी हो गए हैं, क्योंकि वो दल के सांसद लिए गए और उन सांसदों को पता नहीं कि अभी हमें पार्क कहाँ किया जाएगा, उसके लिए कुछ दल ढूंढे गए। अब उन दलों ने भी इनकार कर दिया कुछ ने कि हमारे दल में मत पार्क करो इनको, तो त्रिशंकु के स्वर्ग की तरह कुछ उनकी स्थिति बन गई। और इस तरह से वो एक के बाद एक वो चोरी की परिस्थिति आई, मतलब सीट चोरी हुई, फिर उसके बाद वोट चोरी हुई, फिर सीट चोरी हुई, फिर पार्टी चोरी हो गई। लेकिन ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में नागरिकता की चोरी हो रही, क्योंकि बंगाल में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वोट जो नहीं देंगे, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, वो अब सिटीजन भी नहीं रहेंगे। तो आप डी वोटराइज तो कर ही रहे हो, आप उनको डी सिटीजनाइज कर रहे हो और एक तरह से डी ह्यूमनाइज कर रहे हो, क्योंकि अब आप उनको बेसिक मानव हक भी देने नहीं वाले हो, जो कि उनको, जिसके साथ तो वो पैदा हुए हैं। अब उनको पीडीएस का राशन नहीं मिलेगा, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास या जो भी आवास की योजनाएं होती है उसका लाभ नहीं मिलेगा। जो भी मूलभूत सामाजिक संरक्षण न्यूनतम उनको मिलता था, अब उनको वो नहीं मिलेगा। तो क्या ये होते हुए हम सब सशक्त नागरिकों को बैठे रहना चाहिए? सवाल वो है। और क्या हमको उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? बस हमारे सामने ये सवाल है। भारती ने मुझे उसके दौरान एक दिन फोन किया और उन्होंने बोला कि आपको देखकर लग रहा था कि आपको तो पूरे प्रक्रिया के दौरान बहुत टीवी में जब इंटरव्यू हो रहा था तो आपको हंसी आ रही थी। वो बिल्कुल सही बात है और मैंने बहुत कोशिश की कि वो हंसी दबे, वो मतलब दिखाई न दे, क्योंकि मीडिया में दो लोगों ने बात करते करते मेरे सामने माइक क्या कि तो उनका आपस का कमेंट्री चल रहा था कि मीनाक्षी को लगा झटका, तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर इसका कोई मायने नहीं है ना। इसलिए मैं ये बात कह रही हूं कि व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें तो उन्होंने जिनको अब अनअपोज्ड इलेक्ट कर दिया है राज्यसभा के लिए, वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय ने तो 2,500-3 हजार साल इसी तरह के रिटर्निंग ऑफिसर जगह जगह बैठे हुए थे, जिन्होंने उनको कभी शाला में प्रवेश नहीं करने दिया, जिन्होंने उनको कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिनका छुआ नहीं खाया गया, जिनकी कभी कहीं कोई आवाज नहीं थी। राज्यसभा तो छोड़ो, गांव की भी सभा में वो आकर नहीं बैठ सकते थे। तो व्यक्तिगत तौर पर तो मैंने उस दिन अपने आप से कहा कि चलो कर्मा कटा, क्योंकि मैं तो उस प्रभुत्व संपन्न समाज से आती हूँ जिसके पास तो बथेरे तरह के जनेऊ हैं। हाँ, महिलाएं ट्वाइस बॉर्न नहीं होती तो वैसा जनेऊ नहीं है,
लेकिन फिर अंग्रेजी में पढ़ाई हुई, माता पिता बहुत अच्छे परिवार से थे, और जिस डोमिनेंट कम्युनिटी ने इस वर्ग को सब चीज करने से रोका, उस वर्ग से आती हूँ, तो बहुत तरह के प्रिविलेजेस हैं, तो उसका कोई व्यक्तिगत हिसाब किताब नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि उस समुदाय की आवाज राज्यसभा पहुंची, और उनके गांव में, उनके समुदाय में एक बहुत वो बड़ी बात है। लेकिन ये तो वो चुनाव लड़कर भी पहुंच सकते थे। ये पॉइंट व्यक्तिगत किसी राज्यसभा सीट का नहीं है, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? फिर ये अगला सवाल आ सकता है कि जब सब संतोषप्रद है तो लड़ना क्यों है? लड़ना इस देश के नागरिक होने के नाते है कि एक चुनाव की व्यवस्था बनी है, जिस वो इसलिए नहीं बनी कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो चुनाव लड़के आए, वो इसलिए बनी है कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड वर्ग के लोग हैं उनको भी बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड मिले कि वो चुनाव लड़ सके। और अब अगर वो नहीं मिलने वाला है तो ये तो एक राज्यसभा की सीट थी, और मुझे अच्छा खासा पार्टी ने बहुत सारे लोगों से संपर्क है। रात के उसी वक्त जाकर पार्टी के जो प्रभारी महामंत्री हैं वो ईसीआई के सामने सड़क पर बैठ जाते हैं। अगले दिन मैं जब जाती हूँ तो हमारे पार्टी के जो सबसे बड़े 3-4 लीगल लोग हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा जी, ये सब लोग मेरे साथ जाते हैं, जयराम रमेश जी, एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ये लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए वहां, दीपा दास मुंशी जी, जयराम रमेश जी, रणदीप सुरजेवाला जी, ये सब मेरे साथ वहां जाते हैं। केसी वेणुगोपाल जी भी मौजूद थे। और अगले ही दिन एआईसीसी एक मीटिंग कॉल करती है, सारी एआईसीसी साथ होती है, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, ये सब लोग वहां पर साथ देने के लिए आते हैं। लेकिन देश भर में इसके बाद वो मेरा मामला था, और जैसे मैंने कहा कि मैं अपने प्रिविलेजेस को अच्छी तरह पहचानती हूँ, इतनी गैर राजनीतिक नहीं हूं कि मैं उसे न पहचानूं। लेकिन ये सवाल मेरा नहीं है। कल जब हजारों लाखों की संख्या में पंचायतों के चुनाव होंगे, नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, गुजरात में ऑलरेडी ये चुनाव चोरी हो रहे हैं रोज, तब क्या होगा? कौन उसका संज्ञान लेगा? और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर एक के बाद एक इलेक्शंस की पूरे के पूरी चोरी हो जाएगी और इलेक्शन के बहाने से, उसकी आड़ में हम सिटीजनशिप को खत्म कर देंगे, हम नागरिकता को खत्म कर देंगे, तो फिर इस देश की नींव में या किसी लोकतंत्र की नींव में वोटर नहीं होता, नागरिक होता है। और वो नागरिकता की चोरी हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा और लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा, इसका सवाल है। और उसके लिए हम सबको रेजिस्टेंस करना है। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने रेजिस्टेंस के बहुत नए तरीके ढूंढ निकाले। हमारे बहुत सारे साथियों ने चरखा चलाया और चरखे से अपने रेजिस्टेंस को दर्ज कराया। मुझे लगता है कि इस मामले से ईसीआई ने हमें जवाब दिया हो या ना दिया हो, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमसे कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन लगाइए, जो कि हम लगाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि जिस रेजिस्टेंस की बात हुई है, सत्याग्रह की बात हुई है, उसके कुछ नए प्रैक्टिसेस इस पूरे मुद्दे ने देश को दिए। और मैं ऐसा पूरे विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि ये अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अगर बहुत सारे लोग जो कि मुझसे सीधे तौर पर बहुत सारे लोग परिचित थे, नहीं भी थे, उन्होंने चरखा चलाया, कुछ लोगों ने उसके लिए कुछ और अस्त्र निकाले, कुछ लोगों ने उसके लिए माना कि हम इकट्ठे आकर कुछ यात्राएं कर सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, चरखा सत्याग्रह आयोजित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक कल्चर और एक प्रैक्टिस रेजिस्टेंस का, एक अभ्यास प्रतिरोध का या सत्याग्रह का, वो शुरू हुआ। और वो मुझे महसूस होता है कि बहुत दिनों से ड्यू था। हम सबको इसमें एक रूटीन जिंदाबाद मुर्दाबाद के प्रोटेस्ट होते हैं, उससे इतर अपने आप को एक्सप्रेस करने के कुछ माध्यम दिए। और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को हम सेंसेशनलिज्म से बचाएं
उसके लिए ये बहुत पावरफुल टूल है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके साथ हम एक आवाज तैयार कर सकते हैं, ऐसा आवाज जो कि हर जगह चले। 9 अगस्त को एआईसीसी ने युवाओं को, छात्रों को यह आह्वान दिया है कि आप सब दिल्ली आए। 9 अगस्त हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अगर हम चाहते हैं कि ये शाही तानाशाही समाप्त हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब 9 अगस्त को दिल्ली की तरफ जाएं और वहां से हम एक शुरुआत करें कि आज जो पूरे स्टेट का जो ढांचा है जिसमें डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म है, तीनों पर सवालिया निशान है, तीनों पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक वापस नागरिक बने, वो उपभोक्ता मात्र न रह जाएं, वो वोटर मात्र न रह जाएं, तो अपने सिटीजनरी के लिए लड़ने का ये हम सबको, और मानव होने के नाते लड़ने का ये हम सबके सामने एक सुनहरा अवसर है। सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं, ये तो मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे नीट में लोगों के, छात्रों के भविष्य की चोरी हुई, जैसे यूएस डील के बाद किसान और किसानी की संपूर्ण डकैती होने वाली है, संपूर्ण शोषण हो रहा है, ये सारे वो मुद्दे हमें देते हैं। और जो आप लोगों ने यहाँ राम मंदिर ट्रस्ट की बात रखी, ये सारे वो मुद्दे हैं। हमारी आस्था चोरी हो गई, हमारा वोट चोरी हो गया, लोगों की पार्टियां चोरी हो रही हैं, जनप्रतिनिधियों की चोरी हो रही है, खेती और किसानी के साथ जुड़ी हुई गरिमा की चोरी हो रही है, मजदूरों की पसीने की चोरी होती है। ये सब हमको वाजिब वजह देती है कि हम अपने प्रतिरोध के अलग अलग जो आयाम हैं, जो अभ्यास हैं, उसको लेकर के हम आगे बढ़ें और आगे बढ़कर उसकी एक शुरुआत करें। अंत में मैं केवल ये कहूंगी कि ये लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है। हम सब ने 1947 के बाद और संविधान निर्माण के बाद, जब पहले आप चुनाव हुए 52 में, उससे अब तक हम लोगों ने एक वातावरण देखा है। आज उस वातावरण में ही हम बड़े हुए, उस वातावरण ने हमें ये स्वराज दिया कि हम जहां भी अन्याय हो उसका प्रतिकार करें। आज वो सारे प्रतिकार के फोरम पर हमला हो रहा है जिसको हम देखते थे। तो ये हम सबकी सामूहिक लड़ाई है और हम सब सामूहिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़े। आप सबने मुझे अपने बीच बुलाकर बात रखने का मौका दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।